नमस्कार, मैं डॉक्टर अर्जुन पासवान आज आप लोगों के बीच उपस्थित हूँ। स्वयं की समझ S4 पेपर के प्रथम यूनिट एक व्यक्ति के रूप में स्वयं को समझना। इस यूनिट में मैं कौन हूँ, आत्म अभिप्रेरणा, सेल्फ पोर्ट्रेट लिखना, सेल्फ पोर्ट्रेट बनाना, स्वाभिमान, आत्म चेतना, आत्म अभिव्यक्ति और कार्यशाला के बारे में बहुत विस्तृत चर्चा की गई है। और एक व्यक्ति को सफल व्यक्ति होने के लिए क्या क्या करना चाहिए, इस तरह की मोटिवेशनल कई बातें की गई है। तो आपको इन सब बिंदुओं पर इस वीडियो को देखने में सबका उत्तर मिल जाएगा। समस्या समाधान हेतु। थैंक यू सर, आपको देख पा रहे हैं। यस मैम, सब सुन पा रहे हैं? यस मैम, आवाज जा रही है मेरी? सुन पा रहे हैं? वेरी गुड। गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। आज जो हम चर्चा करेंगे उसमें पहले एक क्लास हुई है शुरुआत की, जिसमें हमने एक महत्वपूर्ण टॉपिक पर बात किया था, मैं कौन हूँ, और सेल्फ बनाम ईगो, इस पर भी बात हुई थी। और आज 3-4 बिंदु पर हम चर्चा करेंगे और जो महत्वपूर्ण है उस विषय को हम टच करने की कोशिश करेंगे। आज जिस पर हम शुरू करने जा रहे हैं वो है सेल्फ पोर्ट्रेट, जो दूसरा बिंदु है हमारा यूनिट 1 का, S4 यूनिट 1 का सेल्फ पोर्ट्रेट। इससे पहले हम कुछ शब्द के बारे में जान लें, जो बार बार इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे और इसके अर्थ को समझेंगे। आंतरिक चिंतन एक शब्द है, बाह्य व्यवहार। तो आंतरिक चिंतन ये समझना है कि हम अंतर मन में क्या सोचते हैं और हमारा बाह्य व्यवहार क्या है, कि हम जो व्यवहार करते हैं, हम जो सोचते हैं, दोनों में तारतम्यता है या नहीं, या हम जो व्यवहार में लाते हैं, जो बात करते हैं, वो कुछ और होता है और अंदर हम सोचते कुछ और हैं। तो इसी के बारे मतलब आपको ध्यान देना है कि हमारी सोच और हमारे व्यवहार, ये दोनों में कोऑर्डिनेशन होने की आवश्यकता है। व्यक्तित्व निर्माण, हमें लगता है कि व्यक्तित्व निर्माण भी एक शब्द है जो आपको एक शिक्षक के रूप में, कि हमारा व्यक्तित्व का निर्माण कैसे हो, कौन कौन से गुण व्यक्तित्व निर्माण के लिए आवश्यक है, इस पर हम चर्चा करेंगे। जीवन अनुभव, जीवन में क्या अनुभव आपको है, अपने उम्र के अनुसार, उम्र ज्ञान के अनुसार आपने क्या अनुभव किया, व्यक्तिगत सोच आपकी कैसी है, और सामाजिक मान्यताएं क्या है, कि आपका अनुभव, आपका व्यक्तिगत सोच और समाज में एक शिक्षक के लिए क्या मान्यताएं हैं, शिक्षक के बारे समाज क्या एक्सपेक्ट करता है, इस बारे में भी हम लोग बात करेंगे। काम के प्रति बाकी लोगों की धारणाओं का योगदान, हम शिक्षक हैं तो हमारे कार्य के प्रति जो शेष लोग हैं, जो पेरेंट्स हैं, जो समाज के लोग हैं, जो शिक्षाविद हैं, जो विभाग के आदमी हैं, जो हमारा कर्मचारी है, जो छात्र है, इन लोगों का क्या योगदान रहता है। व्यक्तिगत विशिष्टता से अलग पहचान, कि आप में अगर व्यक्तिगत विशिष्टता है, स्पेशलिटी है कोई, तो उससे आपकी अलग पहचान होगी। कि विषय वस्तु तो सब पढ़ाते हैं, विषय से संबंधित लोग सब्जेक्ट वाइज टीचर होते हैं, लेकिन कुछ शिक्षक को विशिष्ट ज्ञान होता है, कुछ शिक्षकों को
दूसरे विषय में भी रुचि होती है, अपने विषय को के अलावा भी वो दूसरे विषय भी पढ़ा लेते हैं। गतिविधि में भी रुचि होती है, एक्स्ट्रा करिकुलर और को करिकुलर एक्टिविटीज में भी रुचि होती है। वो नृत्य, संगीत, खेल कूद, उद्घोषणा और भी बहुत सी। तो आप में क्या विशिष्टता है? बहुत सारे ड्राइंग कर लेते हैं, बहुत ड्राइंग बना लेते हैं। तो बहुत सारी आपकी जो विशिष्टताएं हैं, बहुत लोगों में बहुत गुण होता है लेकिन जन कल्याण की भावना नहीं होती, और जिनमें जन कल्याण की भावना होती है वो अरेंज भी करते हैं, व्यवस्था भी करते हैं। तो आपकी जो कुछ विशिष्टताएं हैं, चाहे वो स्वागत करने की विशेषता हो, लीडरशिप की भी विशेषता हो, चाहे आपकी विद्वता हो, इंटरडिसिप्लिनरी हो, तो ये आपको विशिष्ट बनाता है। अधिकांश शिक्षक स्वयं की क्षमताओं से अनभिज्ञ रहते हैं कि वो बहुत कुछ जानते रहते हैं, बहुत कुछ कर सकते हैं, उनमें बहुत स्टेमिना होती है, लेकिन वो अपने ही क्षमता से अनभिज्ञ रहते हैं। तो अपने आप को समझना, इस विषय पत्र का नाम ही है स्वयं की समझ। तो एक शिक्षक को स्वयं की समझ होनी चाहिए कि हम खुद को जानें कि हम किस में बेहतर कर सकते हैं, कहाँ ज़्यादा से ज़्यादा योगदान दे सकते हैं। पूर्वाग्रह से शिक्षण व बच्चों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। अगर हम किसी पूर्वाग्रह से ग्रसित हैं, हम बायस्ड हैं, चाहे वो जाति हो, धर्म हो, भाषा हो, लिंग हो, किसी भी चीज से अगर हम बायस्ड रहते हैं तो फिर नकारात्मक उसका प्रभाव पड़ता है और शिक्षण जो है वो क्वालिटी टीचिंग नहीं हो पाती है। तो इन सब से भी बचना है कि हम किसी पूर्वाग्रह से ग्रसित न रहें, स्वयं को पहचानें, परखें, संवारें और संबोधित करें। ये हमारे इस विषय पत्र में महत्वपूर्ण बिंदु रहा है, जो आप इस पर ध्यान देंगे और अपने आप को सुधारने की कोशिश करेंगे, परिमार्जित करने की कोशिश करेंगे, संवर्धित करने की कोशिश हाँ कोशिश करेंगे। माइक ऑफ कर लें। यस। तो आज हम चर्चा करते हैं पहले बिंदु से, वो है सेल्फ पोर्ट्रेट। सेल्फ पोर्ट्रेट, यूं तो पोर्ट्रेट अगर हम कहें तो व्यक्ति चित्र या आत्मचित्र, इसको हम हिंदी में कह सकते हैं। इसको हम इस तरह से परिभाषित कर सकते हैं कि पोर्ट्रेट बनाना और पोर्ट्रेट लिखना। तो पोर्ट्रेट बनाने की जो बात आती है तो किसी व्यक्ति का तस्वीर बनाया जाता है और उस तस्वीर में उन बारीकियों का ख्याल रखा जाता है कि व्यक्ति का नाक नक्शा और जो चेहरा है वो जैसा हो, हूबहू वैसा ही कलाकार वो पोर्ट्रेट बनाए। तो उसके लिए उनको कुछ मेजरमेंट की आवश्यकता होती है ना, कलाकारी की आवश्यकता होती है, बारीकी की आवश्यकता होती है, कुशलता की आवश्यकता होती है, प्रैक्टिस की आवश्यकता होती है। ठीक उसी प्रकार ये फोटो जो बनाया जाता है, ये पोर्ट्रेट जो बनाया जाता है, ये हमारा बाह्य आवरण है। ये पोर्ट्रेट बनाना हुआ बाह्य आवरण। और खास करके पोर्ट्रेट जो है वो हमारे शरीर को अगर दो भाग में बांटें तो कमर से ऊपर ही ज्यादा पोर्ट्रेट बनाया जाता है। यूं तो पूरे शरीर का भी है ना बनाया जा सकता है, लेकिन अधिकांश जो पोर्ट्रेट बनता है वो पासपोर्ट साइज जो आप फोटो देखते हैं उसी तरह का बनता है। तो ये जो पोर्ट्रेट बनाना है ये एक कला है, इसमें बारीकी, प्रबंधन है ना, मेजरमेंट, मापन की आवश्यकता पड़ती है, कुशलता, बारीकियों की को ध्यान में रखना पड़ता है। अब है पोर्ट्रेट लिखना, किसी का फोटो बनाना, वो पोर्ट्रेट बनाना हुआ। और पोर्ट्रेट लिखना, अब हम इसको ज्ञानेंद्रियों से जोड़ कर देख सकते हैं कि हमारी जो ज्ञानेंद्रियां हैं, हम जो देखते हैं, हम जो सुनते हैं, हम जो बोलते हैं, जो हमारा स्वाद है,
जो हमारी जिह्वा है, जो त्वचा है, जो हमारा हृदय है। तो इन सब चीज के बारे में हम लिखते हैं कि हमारी चॉइस क्या है, हमारा उद्देश्य क्या है, हमारा कर्तव्य क्या है, हमारी जिम्मेदारियां क्या है, हम हैं कौन। हम मनुष्य हैं, हम शिक्षक हैं, हम छात्र हैं, हम भविष्य के शिक्षक हैं, हम हैं कौन। तो इस आधार पर पोर्ट्रेट लिखा जाता है कि हमारे अंतरात्मा में क्या चल रही है, हमारे मन में क्या चल रहा है, हम क्या करने वाले हैं, हमसे क्या समाज की अपेक्षा है, परिवार की अपेक्षा है, हमारा कर्तव्य क्या है और हम कर क्या रहे हैं। तो इस तरह से पोर्ट्रेट लिखना का मतलब है कि स्वयं को समझना कि मैं कौन हूं, स्वयं को समझकर और हम पोर्ट्रेट तैयार करते हैं और इसमें सकारात्मकता के साथ कि हम क्या क्या कर सकते हैं, कौन कौन सी स्टेमिना हम में है, कौन कौन से सद्गुण हम अपने आप में हमारे अंतर्निहित है और उनको निखारना है, उनको ऊंचाई देनी है, उड़ान भरना है और उनको संवर्धित करना है। तो पोर्ट्रेट लिखने का मतलब अपने अंदर जो गुण है, जो हमारी पॉजिटिविटी है, जो हमारी सृजनात्मकता है, जो हमारा इनोवेशन है, जो हमारे अंतर्निहित छिपी जो गुण है, जो कुशलता है, जो बारीकियां हैं, उनको हम पेन एंड पेपर पर लिखते हैं। ए.के. रामानुजम साहब जो हमारे ही देश के मैसूर के थे, मैसूर में उनका जन्म हुआ, जो अब विदेश में रहते हैं, सेल्फ पोर्ट्रेट एक कविता लिखे थे। सेल्फ पोर्ट्रेट एक कविता लिखे थे और उसमें अपने आप को ऐसा मान रहे थे कि मैं खुद से ही अनभिज्ञ हूं, मैं अपने आप को ही नहीं पहचान पा रहा हूं। और एक मिरर इमेज की बात करते हैं कि विंडो से देखने की बात, कि मैं खुद को नहीं दिखाई देता, हमें दूसरे लोग दिखाई देते हैं। कहने का मतलब है कि वो जो एक सेल्फ पोर्ट्रेट लिखे हैं कविता, उसके माध्यम से वो ये कहते हैं कि इसमें मेरे फादर का नाम लिखा है, जिसमें दिनांक भी नहीं दिया हुआ है, मतलब मेरे निर्माणकर्ता भी कोई और हैं, मेरा कुछ भी नहीं यहाँ पर, सब कुछ लिया उधार है, सब लोहा लोहार का मेरा केवल धार है। कि मेरा केवल मेहनत है, ये शरीर हमें माँ बाप से मिला और मेहनत के बल पर ही हम कुछ साबित कर सकते हैं। हम इस आधार पर भी अपने आप को देख सकते हैं कि हम अपने पिता माता परिवार के नाम से जाने जाते हैं या हमारा अपना भी कोई वजूद है, हमने भी कुछ पहचान बनाई है, हमने भी कुछ किया है, हमारा भी कुछ नाम है, हमारा भी कुछ काम है। यह जन्म हुआ किस अर्थ अहो, समझो जिसमें यह व्यर्थ न हो। तो हमारा जन्म जो हुआ, तो इसके आधार पर हम मानव हैं, एक सम्यक इंसान हैं, हमारा कुछ कर्तव्य है, हमारा कुछ अधिकार है। वो क्या है, उसको लिखना है। हमें क्या करना चाहिए, हमें समाज के काम आना चाहिए, परिवार के काम आना चाहिए, सहयोगी होना चाहिए, राष्ट्र निर्माण में हमारा योगदान होना चाहिए। किस रूप में हम करें, तो हम शिक्षक हैं, हम एक प्रबुद्ध नागरिक बनाएंगे, बच्चों में लोकतंत्र का गुण समाहित करेंगे, धर्मनिरपेक्ष का गुण समाहित करेंगे, वसुधैव कुटुंबकम का गुण समाहित करेंगे, एक सम्यक इंसान का गुण समाहित करेंगे और बच्चे को हम एक अच्छा नागरिक बनाएंगे, सम्यक इंसान बनाएंगे। तो इसलिए हमारा क्या क्या कर्तव्य है, क्या हमारे कौन कौन से कार्य हैं, तो इस चीज को हम जब लिखते हैं तो वो हमारा सेल्फ पोर्ट्रेट होता है। और शिक्षक का सेल्फ पोर्ट्रेट अलग होगा, डॉक्टर का सेल्फ पोर्ट्रेट अलग होगा, इंजीनियर का अलग होगा, वैज्ञानिक का अलग होगा, नेता का अलग होगा। तो आप किस पेशे से हैं, तो हमारा अनुभव
सामाजिक मान्यताएं, व्यक्तिगत सोच, हमारी पेशा, तो ये सब को मिला करके हम अपने आप को प्रस्तुत करते हैं, कागज कलम पर लिखते हैं कि सेल्फ पोर्ट्रेट हमारा क्या है, हमारा क्या उद्देश्य, हम क्या करने वाले हैं। तो इस तरह से सेल्फ पोर्ट्रेट आप समझे होंगे कि आप कि बाह्य जो ये शारीरिक सौष्ठव है हमारा, जो हम दिखते हैं, जिसको मिरर इमेज आप कहते हैं, कि हम जैसा हैं वैसा आईना में दिखते हैं, वैसा ही कोई कलाकार बनाता है। तो सेल्फ पोर्ट्रेट बनाना और लिखना, ये दोनों में कुछ अंतर है। ये फिजिकली है, और हम जब लिखते हैं तो हमारे अंदर में क्या बातें हैं, भावना क्या है ना, हमारे कौन कौन से गुण हैं। तो हमको आंख है तो हम अच्छी चीज को देखें, मुंह है तो हम अच्छा चीज को बोलें, गलत बात न बोले, कान से हम गलत चीज न सुने, अच्छी चीज को सुनने की कोशिश करें। तो ज्ञानेंद्रियों से भी जोड़ के इनको हम देख सकते हैं। कुल मिलाकर आपके गुण, आपका कर्तव्य, आपकी जिम्मेदारी, आप क्या कर सकते हैं समाज के लिए, देश के लिए, राज्य के लिए, विश्व के लिए, इसी चीजों को लिखना, अपने उद्देश्य को लिखना, यही सेल्फ पोर्ट्रेट लिखने को प्रदर्शित करता है। तो मुझे लगता है कि सेल्फ पोर्ट्रेट लिखना का मतलब है कि स्वयं को समझकर स्वयं के बारे में लिखना, अभिव्यक्त करना, कागज कलम पर प्रदर्शित करना। अब आते हैं आत्म अभिव्यक्ति की समझ। आत्म अभिव्यक्ति की समझ, आत्म अभिव्यक्ति की जो समझ है, आत्म अभिव्यक्ति की, इसको आप सेल्फ पोर्ट्रेट से जोड़ कर देख सकते हैं कि आप जो हैं उसकी अभिव्यक्ति कर रहे हैं, एक्सप्रेस कर रहे हैं। यू आर एक्सप्रेसिंग योर सेल्फ, व्हाट यू आर, व्हाट टाइप ऑफ पर्सन यू आर, व्हाट यू वुड लाइक टू डू इन योर फ्यूचर। आप इस चीज को एक्सप्रेस कर रहे हैं। तो आत्म अभिव्यक्ति, कई बार देखते होंगे कि बड़े बड़े लोग, जो हमारे देश के बड़े बड़े लोग हैं, जो शिक्षाविद हैं, जो लीडर हैं, है ना, जो पदाधिकारी हैं, वो मतलब जो है मन की बात करते हैं कि मेरे मन में ये बात है, ऐसा होता तो अच्छा होता, या कहीं कुछ इस तरह की उनको अनुभूति हुई तो वो व्यक्त करते हैं। तो आपके मन में क्या है, सिस्टम के लिए, देश के लिए, शिक्षा के लिए, स्कूली शिक्षा के लिए, शिक्षण के लिए क्या है आपके मन में, बच्चों के लिए। कई बार ऐसा होता है कि लोग कुछ इस तरह की बात कर देते हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है, उस सिस्टम में एक क्रांति आ जाती है कि अपने मन की बात कर दिया कि इसको ऐसे होना चाहिए। तो ऐसे करने से क्या होता है कि मतलब सिस्टम में सुधार आता है। जो चीजें बहुत पुराने तरीके से हम ढोते आ रहे हैं, उन चीजों में नयापन आ जाता है। आपके कहीं जाने से, कहीं योगदान करने से, किसी सिस्टम में जाने से क्या नयापन आ रहा है, चेतना सत्र हो रही है तो उसमें क्या आपके स्तर से परिवर्तन किया जा सकता है, क्लास में कहाँ कुछ कमी है, क्लासरूम मैनेजमेंट में क्या कुछ गड़बड़ी है, टाइम टेबल में कहाँ कुछ गड़बड़ी है, उसमें आपके स्तर से कुछ सुझाव दे दिया जाता है, कुछ उसमें जोड़ दिया जाता है कि इसमें एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज, को करिकुलर एक्टिविटीज, नृत्य है, संगीत है, गीत है, आर्ट है, गेम्स है, स्पोर्ट्स है ना, एक्सकर्शन है, क्या आप जोड़ सकते हैं। तो समय सारणी में वाद विवाद है, बहुत सारी चीजें हैं। तो आपके स्तर से सेल्फ जो एक्सप्रेशन है, जो आत्म अभिव्यक्ति की समझ है, कि हमें अपने आप का समझ होना चाहिए कि मैं कौन हूँ, हमारा क्या कर्तव्य है, क्या अधिकार है, हम अपने अंतरात्मा से क्या सोचते हैं। तो इसीलिए आत्म अभिव्यक्ति की समझ एक शिक्षक को होनी चाहिए। आप लोग प्रशिक्षु छात्र हैं, आप आने वाले समय में आप जो है एक बेहतर शिक्षक बनने जा रहे हैं, राष्ट्र निर्माता बनने जा रहे हैं, और राष्ट्र के विकास में अपनी भूमिका अदा करने जा रहे हैं। तो आप अपने आप में जो
आत्म अभिव्यक्ति है, उसकी समझ होनी चाहिए आपको कि आप कौन हैं, अपने आप को किस तरह से अभिव्यक्त करना है। आप शिक्षक हैं, आपका खान पान, पहनावा ओढ़ावा, बोली भाषा, आचरण, पढ़ाई लिखाई, अध्ययन अध्यापन, जितनी भी चीजें हैं सब अनुकरणीय है, आदर्श है। तो आपको अपने आप की समझ होनी चाहिए और उस तरह से आपको फिर बाह्य रूप में इसे प्रदर्शित करना चाहिए ताकि लोगों को फायदा हो सके और बच्चे समझ सके और आपके इन गुणों का अनुकरण कर सके। अपनी स्वीकार्यता एक दूसरा बिंदु है। अपनी स्वीकार्यता कहा जाता है कि टीचर बाय चॉइस और टीचर बाय चांस, कि जो लोग टीचर बाय चॉइस होते हैं वो हमेशा पढ़ते रहते हैं, हमेशा उनके मन में कुछ न कुछ जिज्ञासाएं आते रहती है, हमेशा वो जो है कुछ नयापन करते रहते हैं, वो कल्पनाशील होते हैं, हमेशा सकारात्मक रहते हैं, सोचते रहते हैं कि क्या करें कि अच्छा हो, बच्चों के बारे, समाज के बारे, देश के बारे, करिकुलम के बारे, एक्टिविटीज के बारे, सुधार के बारे हमेशा सोचते रहते हैं। तो अपनी स्वीकार्यता जो है कि हम टीचर बाय चॉइस हैं, हम उतना ही समय नहीं काम करते जितना समय सरकार ने निर्धारित किया। हम रात में भी काम करते हैं, हम कभी भी काम करते रहते हैं, छुट्टी के समय में काम करते रहते हैं। तो हमें हमारा कार्य स्वीकार हो, जो कार्य हमें असाइन किया जाता है वो हमें स्वीकार हो। और कई बार हम टीचर बाय चांस जब होते हैं तो हमें जब कार्ड दिया जाता है तो हमें भारी लगने लगता है, हम उससे बचना चाहते हैं, किसी और को देना चाहते हैं, हम जो है पैरवी लगाते हैं, भाग जाते हैं। कई लोग प्रशिक्षण से भाग रहे हैं, कई टीचर जो बन गए वो प्रशिक्षण में 3 बार 4 बार अपना नाम कटा लिया। तो टीचर बाय चॉइस और टीचर बाय चांस, तो जो बाय चॉइस होते हैं वो बहुत अध्ययन करते रहते हैं, चूंकि उनका चॉइस है, उनकी लगन है, जन कल्याण की उसमें भावना है, छात्र हित की भावना है, वो हमेशा सोचते रहते हैं, हमेशा नयापन करने की कोशिश करते हैं। और जो बाय चांस आ जाते हैं कि उनको यहाँ आना नहीं था लेकिन दूसरे जगह रास्ता नहीं मिला तो यहाँ आ गए, तो ऐसे लोग भागते हैं। तो कहने का मतलब अपनी स्वीकार्यता कि अपने आप को जहाँ हैं स्वीकार कीजिए, अपने जिम्मेदारी को, अपने कर्तव्य को, और आपको भी लोग स्वीकार करें। ये भी एक बड़ी बात है कि आप एक शिक्षक हैं, शिक्षक के रूप में छात्र आपको टीचर के रूप में दर्जा दे, इस तरह का गुण भी आप में हो, समाज भी दर्जा दे, और आप इतना अच्छा करें कि आपको सरकार के स्तर से, पदाधिकारी के स्तर से जो है आपको दर्जा मिले, आपको स्वीकार करे लोग, और स्वीकार ही नहीं करे, आपके लिए लोग जिज्ञासु हो जाए, आपके लिए लोग बहुत ही मतलब तरसते रहें कि ऐसे सर का क्लास हो, उनका लेक्चर हो, इस तरह से। तो अपनी स्वीकार्यता के 2 पक्ष हैं, 2 पहलू हैं। एक तो है कि हम अपना कार्य स्वीकार होना चाहिए, हमें संतुष्टि होना चाहिए कि हम जहाँ हैं वहाँ हम संतुष्ट हैं और वो सभी कार्य हमें मंजूर हैं। कई बार कार्य पद्धति बदलती रहती, जैसे अभी हम लोग शिक्षक हैं, जो पुराने शिक्षक थे तो अभी आईसीटी का प्रयोग हो गया कि जो हम लोग डिस्टेंस मोड में पढ़ रहे हैं। ये सोशल मीडिया, इंटरनेट, ये वीसी के माध्यम से, ये जूम के माध्यम से, सॉफ्टवेयर के माध्यम से, माइक्रोसॉफ्ट के माध्यम से जो हम पढ़ रहे हैं, तो क्या ये बड़ी माध्यम है। अगर जिज्ञासु शिक्षक चाहें तो इसके माध्यम से अपने ज्ञान को फैला सकते हैं, इसके माध्यम से अपना क्षेत्र का विस्तार कर सकते हैं, इसके माध्यम से बड़े एरिना में काम कर सकते हैं। हमारे ही संवर्ग के कुछ लोग इस तरह के काम कर रहे हैं। तो आपको कंप्यूटर की जानकारी
होनी चाहिए। पीपीटी के माध्यम से आपको पढ़ाने आना चाहिए, बनाने आना चाहिए, शेयर करने आना चाहिए, सर्च करने आना चाहिए। तो बहुत सारी चीज है जो नयापन भी आ रहा है। अभी वो फेस वाला अटेंडेंस आ गया, बायोमेट्रिक्स आ गया। जो बाय चॉइस हैं उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, जो बाय चांस जो भाग जाते थे बहुत प्रॉब्लम होने लगा। 3 बार हो गया अब ट्रेनिंग में। तो इस तरह से अपनी स्वीकार्यता और समाज भी आपको स्वीकार करे, ये दोनों पक्ष बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। इसीलिए अपनी स्वीकार्यता को भी समझना चाहिए, हमारा दायित्व क्या है, नया चीज क्या आ रहा है उसको हम सीखने की कोशिश करेंगे। नए नए डॉक्यूमेंट से, नए नए इक्विपमेंट से, आईसीटी से और नई नई योजनाओं से, जो भी चीजें सरकार के स्तर से, विश्व स्तर से, एससीईआरटी हो या एनसीईआरटी हो या फिर निपा हो या फिर जहां वर्ल्ड वाइड जो भी चीजें आ रही हैं उनको हमें सीखना है, अपनाना है, उनके अनुसार चलना है। तो इसलिए स्वयं की स्वीकार्यता आप समझ गए होंगे कि हमें स्वीकार होना चाहिए शिक्षा विभाग के हर काम, हर शोध, हर इनोवेशन, हर सृजनात्मकता, और हमें भी छात्र समाज विभाग इस रूप में स्वीकार करे। और स्वीकार ही नहीं करे, हम उनकी जरूरत बन जाएं, हमारी उनको जरूरत महसूस हो। बहुत ही अच्छा। अब है स्वाभिमान। एक टर्म है स्वाभिमान, कह रहा है कि हमें स्वाभिमानी होना चाहिए। महाराणा प्रताप का नाम आप सुने होंगे कि वो स्वाभिमानी थे कि घास की रोटी खाएंगे, जंगल में रहेंगे, हम किसी की गुलामी नहीं करेंगे। आजकल क्या है कि बहुत सारे लोग खुशामद फरोश हो गए हैं, चापलूस फरोश हो गए हैं कि चापलूसी लोगों को अच्छा लगता है, खुशामद लोग करे वो अच्छा लगता है, झूठी प्रशंसा भी लोग चाहते रहते हैं। तो इस तरह से नहीं होना चाहिए। स्वाभिमान हमारा जिंदा रहे, वो ज़्यादा अच्छा है कि हम स्वाभिमानी हैं, हम काम करके जिएंगे। कई बार लोग स्वाभिमानी नहीं होते, निकम्मा हो जाते हैं। शरीर रहने के बाद, ऊर्जा रहने के बाद काम नहीं करते, काम से जी चुराते हैं और चापलूसी करके काम चलाते हैं। कहा जाता है कि सियासत में सियाहकारों के चेहरे लाल रहते हैं, यहाँ जो कुछ नहीं करते मालामाल रहते हैं। कहने का मतलब ये है कि आप काम नहीं करते, लोगों की तारीफ करके, कसीदा कस के और चापलूसी करके आप जो नजदीक रहते हैं, और आपके अंतर मन में भी ये बात मतलब आपको भी नहीं डाइजेस्ट हो रहा होगा कि हमारा जमीर जो है चापलूसी करने वाला नहीं है। हमें किसी की खुशामद नहीं करनी चाहिए, किसी की झूठी तारीफ नहीं करनी चाहिए। जमीर बेचकर अमीर होने से अच्छा है फकीर हो जाना। तो हम अपने जमीर को जिंदा रखना चाहिए कि हम इंसान हैं, हम मानव हैं। हम ऐसा कोई काम नहीं करें जिससे हमारे जमीर को, अस्मिता को, प्रतिष्ठा को धक्का लगे, हमारे स्वाभिमान को धक्का लगे। इसलिए स्वाभिमानी आदमी होना जरूरी है। हर एक व्यक्ति में स्वाभिमान का होना जरूरी है। स्वाभिमानी जो लोग होते हैं उनमें ऊर्जा का संचार होता है, उनमें प्रेरणा आती है, वो बड़े से बड़े कार्य को अंजाम देते हैं, वो उनके कार्य के घंटे बढ़ जाते हैं, वो जिद्दी भी हो जाते हैं, वो बहुत ही सेल्फ रिस्पेक्ट की उसमें भावना होती है। तो इसलिए स्वाभिमान होना चाहिए कि हम जिस समाज से हैं, जिस देश से हैं, जिस पेशे से हैं, उस पेशा का हमें गौरव होना चाहिए, हमें स्वाभिमान होना चाहिए। और स्वाभिमान के बल पर हम अपने राष्ट्र, देश और समाज की सेवा करेंगे, न कि स्वाभिमान गिराकर। तो इसलिए स्वाभिमान को आप समझे होंगे कि हमारा स्वाभिमान हो, जहां हमें गुलामी लग रहा हो वहां हमें वैसा काम नहीं करना चाहिए। ये बात अलग है कि अनुशासन के तौर पर हम कई बार जो है हमारे मन को जो चीज अच्छा नहीं भी लगता है, हम बड़ों की सुनते हैं। एक कहावत है कि बड़ा बनना, बहुत बड़ा बनना, लेकिन उनके सामने बड़ा बनने की कोशिश नहीं करना।
माता पिता, गुरु और बड़े लोगों का हमेशा इज्जत करना चाहिए। कोई बात पहली दफा अगर हमको अच्छा नहीं भी लगता है तो सुनना चाहिए, वो एक अच्छे श्रोता का गुण हुआ। लेकिन समस्या समाधान को, माहौल बनाने को, झुकना पड़े तो झुक जाना, हर बार तुम्हें ही झुकना पड़े तो रुक जाना। तो हमेशा झुक के हम काम नहीं करें, और हमें किसी को भी लोकतांत्रिक तरीके से ये कहना चाहिए कि श्रीमान, ये कार्य जो आप कर रहे हैं ये जनहित में नहीं है, ये छात्र हित में नहीं है, ये विद्यालय हित में नहीं है, समाज हित में नहीं है, इससे गलत मैसेज जाएगा। और बस आप कहिए, वो फिजिकल फाइट करने की जरूरत नहीं है। लेकिन कई बार हम लोग अपने मीटिंग करते रहते हैं कि प्रिंसिपल का ये कार्ड बहुत ही गलत है, लेकिन किसी को उनके सामने कहने की हिम्मत नहीं होती, हम बर्दाश्त करते रहते हैं। तो हमें लोकतांत्रिक तरीके से अपने मित्रों को भी, अपने दोस्तों को, अपने पेरेंट्स को भी हम सलाह दे सकते हैं, अपने शिक्षक को भी बोल सकते हैं कि सर ऐसा करते तो अच्छा होता। हमारा वो बात मानते हैं तो ठीक है, नहीं मानते हैं तो फिर हमारा दोष नहीं है। अब चिरागों को वनवास लेना होगा, क्योंकि सूर्य पुत्र अंधेरों का समर्थन कर रहे हैं। कि कई बार आप बहुत अच्छे होते हैं और गलत लोगों के साथ खड़े होते हैं, मॉरल गिरा के रहते हैं, तो दूसरे लोग जो मॉरल वाले हैं उनका भी मॉरल में धक्का लगता है। इसीलिए हमें अपने नैतिकता को मजबूत बना के रखना है और स्वाभिमानी होना है। एक चीज है आत्मविश्वास। आत्मविश्वास एक ऐसी शक्ति है जो हमारे अंदर है कि किसी कार्य को कर रहे होते हैं तो हमें विश्वास होने लगता है कि इस कार्य को हम भली भांति कर लेंगे। और जब हम कार्य के घंटे बढ़ा देते हैं, नियमित पढ़ते हैं, उस कार्य को करते हैं, समय से करते हैं और एक स्ट्रैटेजी के तहत करते हैं, तो क्या होता है कि वो आत्मविश्वास हमें सफलता के करीब लाने लगता है। हमें विश्वास होने लगता है कि हम सफल हो ही जाएंगे, हम सफलता के करीब आ चुके हैं। तो आत्मविश्वास एक आदमी के लिए एक शक्ति है, एक पावर है, एक आत्मबल है, जो आपके नैतिकता से आता है, आपके कार्य से आता है, आपके विश्वास से आता है, वफादारी से आता है, हिम्मत से आती है और लगनशीलता से आती है, रुचि लेने से आती है। तो आत्मविश्वास, जैसे किसी का बोर्ड का एग्जाम है और वो सैंपल पेपर बना ही नहीं रहा है तो उनका आत्मविश्वास घटने लगता है, और कोई सैंपल पेपर बना रहे हैं तो आत्मविश्वास आने लगता है। कोई शिक्षक कोई क्लास ले रहे हैं, लेने वाले होते हैं, वो होमवर्क करके नहीं जाते हैं तो उनका आत्मविश्वास, उनका मनोबल बढ़ा हुआ नहीं रहता है। वो इसीलिए कि उन्होंने अपने हिस्से का काम करके वो नहीं आए हैं। तो जब आप काम करके जाएंगे, जब होमवर्क करके जाएंगे, तैयारी करके जाएंगे, तो आत्मविश्वास आपका बना रहेगा और आत्मविश्वास लक्ष्य प्राप्ति में एक अहम सीढ़ी का काम करता है। और आत्मविश्वास कैसे बढ़ाएंगे? प्रेरक बातों को सुनकर, काम करके, रुचि रख करके, दृढ़ता पूर्वक जो है हम कोई काम जीवटता से और हम लगनशीलता पूर्वक काम करते रहते हैं, तब होता है। कुत्ता खरहा हार कर वापस लौटे देश, कछुए जीने जीते हैं ओलंपिक के रेस। क्या हुआ कि कछुआ जो है लगातार चलते रहा और जो तेज दौड़ने वाला था बीच में सो गया। तो इसीलिए स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। जब हम धीरे धीरे काम करते रहते हैं तो होता है क्या कि हम सफल होते हैं, हमारा आत्मविश्वास बढ़ते रहता है। तो इसीलिए आत्मविश्वास बहुत जरूरी है एक आदमी के लिए। और ये होता कैसे है, इसमें वृद्धि कैसे होती है? तो मेहनत से, लगनशीलता से। मेहनत वह सुनहरी चाबी है जो खुद ही किस्मत के फाटक को खोल देती है। तो एवं प्रकार से आत्म अभिप्रेरणा, एक टर्म है आत्म अभिप्रेरणा। अब आत्म अभिप्रेरणा क्या है कि मैं ही कश्ती हूं, मुझ में ही है समंदर मेरा, खुद से ही उलझना,
और खुद को ही सुलझाना है मुकद्दर मेरा। तो अपने आप को इंस्पायर करते रहना। कहता है कि दुनिया में बहुत लोग ऐसे हैं जो खुद ही रोते हैं और खुद ही चुप हो जाते हैं, खुद ही अपना आंसू पोंछ लेते हैं। उनके आंसू पोंछने वाले नहीं होते हैं कोई। ये आत्म प्रेरणा। कई बार आप जब अकेले होते हैं तो आत्म प्रेरणा आपको बल देता है। आत्म प्रेरणा जो सेल्फ इंस्पिरेशन है वो आपके रोंगटे खड़े कर देते हैं आपको कि नहीं, तुम में ये बल है, तुम में ये क्षमता है, ये क्वालिटी है, तुम इसे कर ही सकते हो। कैसे कहूं कि थक गया हूं मैं, मुझे देखकर जिंदा रहता है परिवार मेरा। कई बार पेरेंट्स हमारे थक जाते हैं, वो निराश होने लगते हैं, लेकिन अपने बच्चों के सामने वो कभी इस तरह का प्रदर्शन नहीं करते हैं। क्योंकि माता पिता जो है वो एक छत्र छाया होते हैं, तो बच्चे उससे इंस्पायर होते हैं। तो इसीलिए जो है हमें आत्म प्रेरणा हम में होनी है। हम अपने आप को खुद को प्रेरित करेंगे, खुद को हम हिम्मत देंगे, विश्वास देंगे। कई बार आपको आपसे अच्छे और बड़े लोग नहीं मिलेंगे राय देने के लिए, हिम्मत देने के लिए, सुझाव देने के लिए। उस समय में हमें स्वयं अपने विवेक से काम लेना होगा, अपनी आत्म प्रेरणा से काम लेनी होगी। और आत्म प्रेरणा आप में अगर होगा, सेल्फ इंस्पिरेशन होगा, तो फिर आप बहुत जल्दी सफल होंगे। एक स्ट्रेटजी बनाएंगे, अपनी कमी को और खूबी को जानेंगे, और फिर इस आधार पर आप जो है अपने आप को इंस्पायर करते रहेंगे। एक बेरोजगार लड़का क्या करता है, वो बहुत ही सामान्य है और चाहता है कि वो किसी अच्छे कमीशन में पास करे। वो शेक बनाता है। पहली दफा उन्हें 150 अंक में 40 अंक आता है, फिर उसी को फिर से रिवाइज करता है और फिर 80 अंक आने लगता है, फिर करता है 90 पार करता है। एवं प्रकार से कई बार बार वो प्रैक्टिस करता है और वो 110 पार करता है। और जो चीज वो कर लिया उसको बार बार करते रहता है। 1 सेट बनाया, 2 सेट, 3 सेट, 5 सेट, 10 सेट, और जो पहले बना लिया उसको भी बनाते जाता है। तो बार बार रिपीटेशन हम करते हैं, है ना। सरसी आवत जात है, मैं बरदराज कुछ भी कर गुजरने की क्षमता रखता हूं। ये आत्म प्रेरणा का संबोधन है कि मैं कौन हूं, बरदराज। मैं बहुत तेज नहीं हूं, लेकिन कुछ भी कर गुजरने की क्षमता रखता हूं। तो इसलिए कई बार लोगों को आत्म प्रेरणा, स्वाभिमान होता है, अपने पर अभिमान होता है, अपने पर गौरव होता है, और अपने आप से ही वो प्रेरणा पाता है। और डायरी लिखिए, शिक्षकों को, छात्रों को डायरी लिखना चाहिए। और डायरी जब आप लिखेंगे, 2-4 डायरी लिख लेंगे, कोई कहानी, कोई कल्पना, उसको पंख देंगे आप, तो बाद में जब आप पढ़ने लगेंगे अपनी ही डायरी को, तो लगेगा अरे हम इतना अच्छा लिखते थे, हम कविता भी कर लेते थे, हमारी इतनी अच्छी राइटिंग है, हम 10th में थे तो ऐसा लिखते थे। तो एवं प्रकार से आप जब खुद की कीर्ति में जाएंगे तो आत्म प्रेरित होंगे, आप सेल्फ इंस्पायर हो जाएंगे। तब लगेगा कि नहीं, हमारा पास्ट अच्छा था। तो कई बार आत्म प्रेरणा लेकर लोग आगे बढ़ते हैं, सेल्फ से ही जो है प्रेरित होते हैं और अपने कार्य में सफल होते हैं। कोई नहीं होता है उन्हें कुछ कहने वाला, समझाने वाला। और जिनमें आत्म प्रेरणा आ जाती है वो बहुत ही आगे बढ़ते हैं और इम्पॉसिबल को भी पॉसिबल कर देते हैं। हमें लगता है कि आत्म अभिप्रेरणा आप समझ गए होंगे। अब आता है शिक्षक शिक्षिका के तौर पर अपने मजबूत और कमजोर पक्ष का प्रोफाइल बनाना। कि आप अगर शिक्षक हैं तो आपको अपने मजबूत पक्ष को एक तरफ लिखना है, कमजोर पक्ष को एक तरफ लिखना है। आप उसे सूचीबद्ध करेंगे, प्रोफाइल बनाएंगे। और तीसरी बात ये भी कि आप उस पक्ष को भी लिखेंगे
जो मजबूत तो नहीं है अभी, लेकिन उसको हम मजबूत कर सकते हैं। तो जो मजबूत है और जो नहीं है और जिसे हम कर सकते हैं, आप इस तरह की सूची बनाएंगे तो आप अगर शिक्षक हैं तो अपने उम्र के लिहाज से भी देखिए कि आप किस उम्र में हैं। अगर आप शिक्षक हो गए या होने वाले हैं तो आपकी उम्र क्या है, उस उम्र के अनुसार शिक्षक होने के बाद भी आप बहुत आगे बढ़ते हैं। आप अपनी पॉजिटिविटी देखते हैं, क्योंकि आपको डिग्री है, आप बीए हैं, एमए हैं, और भी कोई डिग्री है, उस आधार पर आप बीपीएससी, यूपीएससी या कोई अन्य एग्जाम में आप पास करते हैं या शिक्षा विभाग में ही कोई अच्छा पद लेते हैं। तो अपनी पॉजिटिविटी, अपने गुण को लिखिए कि हम सकारात्मक हैं, हम सृजनात्मक हैं, हम कल्पनाशील हैं, हम जो है इनोवेटिव हैं, हम में जो है कुछ नया करने की बात रहती है, हम जन कल्याण की हम में भावना है, हमें लीडरशिप की क्वालिटी है, हमें एक बेहतर रिसेप्शनिस्ट का गुण है, हम क्रांतिकारी हो सकते हैं, हम ध्वजवाहक, मशाल वाहक हो सकते हैं, हम लोगों के लिए प्रेरणा हो सकते हैं। क्या क्या आप में पॉजिटिविटी है। वही नेगेटिविटी देखिए कि हम बहुत आलसी हैं, समय से नहीं उठते हैं, हम अपने खान पान और सेहत का ख्याल नहीं रखते हैं, हम होमवर्क नहीं बनाते हैं, हम पढ़ाने जाते हैं बिना तैयारी का, हम जो है अपने बजट में नहीं रहते हैं, हम चरित्र के मामले में अच्छे नहीं रहते हैं, और हमारा जो है कुछ ऐसी हम एडिक्टेड हैं कुछ चीजों का, कुछ खाने पीने की लत है। तो बहुत सारा आपका गुण और अवगुण होगा, हर इंडिविजुअल का होता है, वो लिस्ट करते हैं। और लिस्ट करने के बाद हम में ये बात होनी हो कि हमारा गुण तो लोगों तक जाए, अवगुण जाने न पाए। तो आप में कोई अवगुण हो भी तो उस अवगुण को प्रदर्शित नहीं हो, वो छिपा हुआ रहे और धीरे धीरे उसे दूर करने की हम कोशिश करते हैं। तो एक शिक्षक और शिक्षिका को जो है अपने मजबूत पक्ष और अपने कमजोर पक्ष को सूचीबद्ध करना चाहिए, प्रोफाइल बनाना चाहिए, और कौन कौन से मजबूत पक्ष है हमारा, उस पक्ष को जानकर उसे संवर्धित करना चाहिए, उसे आगे बढ़ाना चाहिए और विस्तार देना चाहिए। किसी को लेखन में गुण है, किसी को ड्राइंग में है, किसी को पेंटिंग में है, किसी को नृत्य में है, किसी को खेल में है ना। कोई उपन्यास लिख सकते हैं, कोई कहानी लिख सकते हैं, कोई कविता लिख सकते हैं, है ना। कोई खोजी प्रवृत्ति के होते हैं, किसी को एक्टिविटी में मन लगता है, किसी को कल्चरल प्रोग्राम में मन लगता है। तो आप क्या है, तो अपने उन गुणों को लिखिए। बहुत लोग होते हैं जो पढ़ने लिखने में तो अच्छे हैं लेकिन साहसी नहीं होते हैं, उनमें हिम्मत नहीं होता है, वो वफादार नहीं होते हैं, जन कल्याण की भावना नहीं होती है, छात्र के बीच लोकप्रिय नहीं हो पाते हैं। विद्वान तो बहुत हैं लेकिन पढ़ा नहीं पाते हैं, छात्र को बढ़िया से समझा नहीं पाते हैं। तो आप में कौन कौन से गुण है? आप एक अच्छे वक्ता का गुण है, आप में एक निर्माता का गुण है, आप में एक बेहतर आदर्श शिक्षक का गुण है, क्या है? एक माता का गुण है, पिता का गुण है, एक दोस्त का गुण है। कौन कौन सा गुण है? समाज सेवा का गुण है, आप आईसीटी फ्रेंडली हैं, इसके माध्यम से आप बहुत चीज समाज को दे सकते हैं। तो आप में कौन कौन से गुण है उसको देखना है, कौन कौन से अवगुण है उसको देखना है, और अवगुण और गुण को सूचीबद्ध करके गुण का विस्तार करना है, संवर्धित करना है, और अवगुणों में कमी करनी है, उनको ढकना है ना, एडिक्शन को छोड़ना है। एवं प्रकार से हमें सेहतमंद भी रहना है, हमें खान पान भी ध्यान रखना है, हमें वेशभूषा भी ध्यान रखना है। कई शिक्षक विद्वान तो होते हैं लेकिन उनका वेशभूषा अच्छा नहीं होता है, खान पान सही नहीं होता है, उनके पहनावे अच्छे नहीं होते हैं, कई पंक्चुअल नहीं होते हैं, समय से जाते ही नहीं है। आप अगर बेहतर शिक्षक हैं तो समय से क्लास जाएंगे, समय से छोड़ेंगे। कई समय से क्लास नहीं जाते, समय से छोड़ते भी नहीं, दूसरे टीचर का समय खा जाते हैं। तो इसीलिए हम अगर शिक्षक के रूप में अपने आप को देखें तो अपने कई गुणों का हम
सूचीबद्ध करेंगे कि हमें अपने विषय का विशेषज्ञ होना चाहिए, इंटरडिसिप्लिनरी भी होना चाहिए, हमें भाषा का ज्ञान होना चाहिए, हमें आईसीटी फ्रेंडली होने चाहिए, हमें देशभक्ति की भी भावना होनी चाहिए, राष्ट्र प्रेम भी होना चाहिए, हमें दूरदर्शी भी होना चाहिए, हमें युग दृष्टा भी होना चाहिए। तो एक तरह से हमें विजनरी भी होना चाहिए। फिर वहीं दूसरा पक्ष भी ले लीजिए कि हम आलसी तो नहीं हैं, हम कामचोर तो नहीं हैं, हम अनैतिक तो नहीं हैं, हम चरित्रहीन तो नहीं हैं, ठीक है। तो बहुत सारा जो है सो हम वादा खिलाफी तो नहीं हैं। तो इस तरह से बहुत सारी चीजें हैं। कहा गया कि मेरी वादा खिलाफी पर वो चुप है, उसे नाराज होना चाहिए था, मेरा हाल तुम भी पूछते हो, तुम्हें मालूम होना चाहिए था। तो हमें एक साइकोलॉजिस्ट भी होना चाहिए कि बच्चा क्या चाहता है। हमें माता पिता के भी भाव को समझना चाहिए, हमें शिक्षक के भाव को भी समझना चाहिए। कई बार शिक्षक अंदर से गुस्से में रहते हैं हमारे ही ऊपर, तो हमें ऐसा कोई कृत्य नहीं करना चाहिए। एक छात्र के रूप में हमारा क्या दायित्व होगा, एक टीचर के रूप में भी क्या दायित्व होगा, इसको ज्यादा इलेबोरेट नहीं करेंगे। आप देखेंगे इसकी रेमेडी हम ढूंढेंगे, पॉजिटिविटी को हम विस्तार देंगे और जो कमी होगा उस कमी को हम दूर करने की कोशिश करेंगे। कहता है कि उपरोक्त बिंदुओं पर कार्यशालाओं का आयोजन करना चाहिए। कार्यशाला का आयोजन करना चाहिए। ये कार्यशाला जिसको हम लोग वर्कशॉप कहते हैं। तो कार्यशाला में क्या होता है कि किसी एक बिंदु पर कोई एक टॉपिक हम ले लेते हैं और उस टॉपिक पर जो प्रतिभागी होते हैं, जो उसके डेलीगेट्स होते हैं, जितने भी लोग भाग लेने वाले होते हैं वो विषय से संबंधित, तो उन सब की राय लेते हैं, उन सब का अपना अपना विचार उस पर आता है और तब पता चलता है कि एक एक्सपर्ट ने जो उस अमुक बिंदु के बारे में लिखा था, जब राय की जाती है तो कुछ नई बिंदु जुड़ जाता है, कुछ नए विचार आ जाते हैं, नए तरीके आ जाते हैं और उससे संबंधित ही बहुत सी नई बातें आ जाती है जो एक्सपर्ट के दिमाग में भी नहीं था। तो इसीलिए किसी एक टॉपिक पर, इसमें कह रहा है कि एक शिक्षक के बारे में, सेल्फ पोर्ट्रेट के बारे में, अभिव्यक्ति के बारे में, स्वाभिमान के बारे में, आदर्श शिक्षक के बारे में, मतलब जो स्वयं की समझ के बारे में कह रहा है कि कार्यशालाएं आयोजित की जानी चाहिए। एक बार नहीं, कई बार स्वयं की समझ। तो ये कार्यशाला में जो अनेकानेक लोग आते हैं, जो विषय से संबंधित लोग होते हैं, उनकी राय जानकर हम जो है उनके उन अनछुए पहलू को भी जान पाते हैं जो मतलब जो है हमारे दिमाग में नहीं थी, जो एक्सपर्ट के दिमाग में नहीं था। तो कार्यशाला में मंथन होता है, चिंतन होता है, विशेष चर्चा होती है, बारीकी का ध्यान रखा जाता है और विशेषज्ञों द्वारा, कई विशेषज्ञ अपनी राय रखते हैं तो चीजें फिल्टर होकर क्रिस्टल रूप में आ जाती है। जो बहुत ही जो अमृत तत्व है उसका, जो बहुत ही सारगर्भित बिंदु है, जो बुलेट्स है, वो आ जाता है सामने। तो कार्यशाला आयोजित की जानी चाहिए कि एक बार क्लास में शिक्षक के बारे, छात्र के बारे, सेल्फ पोर्ट्रेट के बारे, स्वाभिमान के बारे, आत्म अभिव्यक्ति के बारे, अस्मिता के बारे जो है वो कार्यशाला आयोजित की जानी चाहिए। बच्चों, आप लोग प्रशिक्षु छात्र हैं तो कई बार इस पर अपनी अपनी राय देंगे। एक उदाहरण हम लेते हैं कि शिक्षा क्या है, शिक्षा के बारे एक हम कार्यशाला आयोजित करते हैं और उसमें बहुत सारे प्रतिभागी हैं। तो एक आदमी कहते हैं कि शिक्षा जो है वो एक ऐसा गहना है जो सभी के माथों में सजना चाहिए, सभी के सेहरा में होना चाहिए, सबके सिर होने चाहिए। ये गहना हर एक व्यक्ति को होना चाहिए। एक आदमी कहते हैं कि शिक्षा वो माध्यम है जिसके माध्यम से, जिसके द्वारा हम अपनी परिस्थिति को बदल सकते हैं। अगर हम गरीब हैं तो हम अमीर हो सकते हैं, अगर हम असभ्य हैं
तो हम सभ्य हो सकते हैं। एक आदमी कहता है कि शिक्षा वो है जिसके माध्यम से हम अपनी कल्पना को जमीन पर उतार सकते हैं। शिक्षा वो है जिसके माध्यम से हम पूरे विश्व को एक परिवार मान सकते हैं। शिक्षा वो है जिसके माध्यम से हम देश प्रेम की भावना विकास कर सकते हैं, एक सम्यक इंसान की कल्पना कर सकते हैं। तो शिक्षा क्या है, इस पर अगर हम कार्यशाला आयोजित करें तो शिक्षा के बारे में अनेक लोग, जो उनका व्यक्तिगत अनुभव है, जो उनकी व्यक्तिगत सोच है और जो सामाजिक मान्यताएं हैं, वो अपना अपना विचार दे सकते हैं, अपनी अपनी राय दे सकते हैं और शिक्षा के बारे में फिल्टर होके आ जाएगी बात। विवेकानंद कहते हैं कि एक इंडिविजुअल के अंतर्निहित जो छिपी प्रतिभा है उसका प्रस्फुटन ही शिक्षा है, कि आपके अंदर में क्या चीज है जिसका प्रस्फुटित होना बाकी है। तो आपके अंतरात्मा में, आपके मन में, आपके दिल दिमाग में बहुत सारी कल्पनाएं, कोई आदमी खोखला नहीं होता, उनके अंदर कुछ न कुछ चीजें हैं। जो शिक्षित है वो कलमबद्ध कर देते हैं, वो लिख देते हैं। लेकिन जो शिक्षित नहीं है, पढ़े लिखे नहीं है, वो भी दार्शनिक हैं, वो भी फिलोसफर हैं, वो भी साइकोलॉजिस्ट हैं, वो भी कवि हैं। आप जानते होंगे साकी शबद रामायणी कबीरदास। तो ये जो है मतलब जो है पढ़े लिखे नहीं थे, मसी कागज छुओ नहीं, इस तरह का बात है, लेकिन उनका विचार था। तो शिक्षा अगर आप में होगा, आप लिखना पढ़ना जानेंगे, तो अपनी कल्पना को उड़ान दे पाएंगे, पंख दे पाएंगे, कल्पना को, अपने स्वप्न को जमीन पर उतार पाएंगे, है ना। तो इस तरह से शिक्षा क्या है, इस पर अगर हम करें, शिक्षक कौन होते हैं, शिक्षक के गुण कौन होने चाहिए, है ना, आत्म अभिव्यक्ति क्या है, अस्मिता क्या है, सेल्फ पोर्ट्रेट क्या है, आत्मचिंतन क्या है, बाह्य व्यवहार क्या है, इस सब पर जो आप कार्यशाला आयोजित करेंगे तो सभी लोगों की अलग अलग विचार आएंगे। इंसान कौन होते हैं, इंसानियत किसे कहते हैं, इस पर हम अगर करेंगे तो इसीलिए वर्कशॉप, कार्यशाला आयोजित की जानी चाहिए। और कई बार हम भटक जाते हैं, हम जो है भौतिकता में भटक जाते हैं, कई बार हम पैसा कौड़ी में भटक जाते हैं, कई बार हम सूरत में भटक जाते हैं, कई बार जो है हम मतलब निकले थे क्या करने, शेर का शिकार करने निकले थे, गीदड़ मार के आ गए कि माता पिता ने दिल्ली भेजा पढ़ने, वहां जाके पार्टी करने लगे, वहां के चकाचौंध में हम अपने आप को ढाल लिए, हम अपना मूल लक्ष्य भूल गए। तो ऐसा नहीं होना है। पैसे के बारे, है ना, या किसी के शारीरिक सौष्ठव के बारे, हमारी आत्मा, अंतरात्मा क्या कहती है, हम एक इंसान हैं और इस इंसान इस चोला के माध्यम से बहुत कुछ कर सकते हैं। तो हमें उस आधार पर अपनी अंतरात्मा के आवाज के अनुसार हमें काम करना चाहिए, न कि कहीं स्वाभिमान गिराकर, कहीं ईमान बेचकर, अनैतिकता पूर्वक कोई काम करना चाहिए। तो हमें अपना लक्ष्य मालूम होना चाहिए। एक बच्ची से पूछा गया कि आपका लक्ष्य क्या है, तो बच्ची का जवाब आया इंसान बनना। तो टीचर भी चौंक गए कि लोग आईएएस, आईपीएस, डॉक्टर, इंजीनियर बोलते हैं और ये इंसान बनना इसका लक्ष्य है। तो इंसान बनना हम सबों का लक्ष्य होना चाहिए कि हम जिस पेशे में हैं, जहां भी हैं, वो हम अच्छा करते रहें, न्याय करें उस पेशे के साथ, अपने साथ, छात्र के साथ, या जिस पेशे में हैं उससे संबंधित जुड़े लोगों के साथ। तो इस तरह से वर्कशॉप, कार्यशाला आयोजित किया जाना चाहिए। कुल मिलाकर हमने देखा कि मैं कौन हूं, सेल्फ बनाम ईगो, सुपर ईगो, सेल्फ पोर्ट्रेट लिखना, अंतरात्मा की आवाज, अस्मिता, स्वाभिमान, आत्मविश्वास, ये सब बहुत सारे टॉपिक को वर्कशॉप के बारे में भी हमने चर्चा किया। तो आप देखेंगे कि ये सब जो हम बात किए, आज ये टॉपिक समाप्त हुआ चाहता है। इसका हम पीपीटी आपको भेज देंगे, पहले नहीं भेज पाए थे, एक ही साथ हम भेज देंगे, तो आप समझ गए होंगे। किसी का भी कोई क्वेरी हो
कोई प्रश्न हो इससे संदर्भ में तो आप पूछ सकते हैं, हाथ खड़ा करके आदरणीय मैडम के माध्यम से भी आप पूछ सकते हैं। शोधा मैम। सर मेरे माध्यम की तो जरूरत ही नहीं है, आप डायरेक्ट अभी ऑनलाइन हैं, बच्चे भी ऑनलाइन क्लास में नहीं, ये बच्चे कुछ मैसेज वगैरह कर रहे होंगे बाय द वे। हाँ जी, नहीं सर, चैट बॉक्स में तो कोई क्वेश्चन नहीं है, और जहाँ भी ओपन ऑप्शन है माइक अनम्यूट करके बच्चे पूछेंगे। मुझे लग रहा है डायरेक्ट रामगंज से माइक ऑन हो रहा है, बोलिए। S4 पेपर का ये पहला यूनिट था, इसमें सेल्फ कॉन्सेप्ट, सेल्फ पोर्ट्रेट आज सर डील कर रहे थे। लगता है किसी का क्वेश्चन नहीं है। ये आपको सर अगर इनका क्वेश्चन नहीं है तो हम भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, तभी तो पता चलेगा ये क्लास में है भी या नहीं है। जी जी मैम, कोई आ रहे हैं प्रश्न पूछने के लिए शायद। हेलो सर। हेलो सर जी। सवाल ये है कि जब आदमी कोई लक्ष्य बनाता है तो फिर उस पर सही से नहीं रह पाता है, इसके पीछे क्या कारण है? जी बोले कि स्क्वायर के समझ है जी, तो फिर आदमी जैसे किसी चीज की तैयारी कर रहा है उस लक्ष्य पर पहुंच नहीं पाता है, आखिर कहाँ कमी रह जाती है इसके बारे में? जी 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 बिल्कुल जी जी जी, बहुत शुक्रिया। कि लक्ष्य कोई भी लोग बनाता है और उस लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाता है, वो भटक जाता है। ये बहुत ही अच्छा प्रश्न है। होता क्या है कि हम जब लक्ष्य बनाते हैं तो उस लक्ष्य की जब हमें प्राप्ति होती है तो खुशी का ठिकाना नहीं रहता है, और हम लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाते। इसके कई कारण हो सकते हैं। लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाने में सबसे बड़ा कारण है हमारा आलस्य, कि हम आलस्य करते हैं, कार्य के प्रति लापरवाही। हम उस लक्ष्य के लिए जो कार्य होने चाहिए उसमें हम लापरवाही बरतते हैं। एक और भी कारण है कि व्यक्तिगत समस्याएं। कई बार हमारे पास व्यक्तिगत समस्या आ जाती है कि किसी के घर में डेथ हो जाता है, किसी का एक्सीडेंट हो जाता है, या कोई बीमारी हो जाती है, आर्थिक तंगी हो जाती है, या आदमी किसी केस मुकदमे में फंस जाता है, हॉस्पिटल कोर्ट का चक्कर लग जाता है, समय नहीं दे पाता है। तो ये भी एक कारण हो सकता है। एक ये भी कारण है कि आदमी में जीवटता नहीं रहती है, मतलब जिद्दीपन होना है, डिटर्मिनेशन होना है, दृढ़ संकल्प होना है। क्योंकि हम दृढ़ संकल्प अभी किए कि हमें 4 घंटा टेबल कुर्सी बैठ के पढ़ते रहना है, दोस्त आया और पार्टी करने के लिए लेके चला गया, तो हमें वहां ऐसे लोगों से बचना है जो हमारे लक्ष्य के प्रति डाइवर्ट करे, वैसिलेट करे। तो सर्किल को कम करनी होगी, और आपके जो है एजेंसीज हैं, कौन कौन लोग हैं, मेंटर हैं, उनसे हम संपर्क रखेंगे। कौन कौन लोग ऐसे हैं जो हमें लक्ष्य से भटका रहे हैं, हम उनसे दूर रहेंगे। और इसके लिए आप में दृढ़ शक्ति का होना जरूरी है, संकल्प का होना जरूरी है। और कई बार आपकी दोस्ती टूट जाएगी, कई बार आपके दोस्त नाराज हो जाएंगे, तो उस नाराजगी को झेलने के लिए भी आप में शक्ति होना है, आप में क्षमता होना है कि नाराज हो गया तो हम बाद में समझेंगे, हमें पहले लक्ष्य की प्राप्ति करनी है। तो कई इसके फैक्टर हो सकते हैं। कई लोगों को आर्थिक अभाव के कारण मटेरियल नहीं मिलता है, कई लोगों को क्लास में देने के लिए पैसा नहीं होता है, कोचिंग करने के लिए पैसा नहीं होता है, और कई लोग जो है सभी सुविधाओं के रहते हुए भी वो जो है नहीं करते हैं, उनके मन में जिज्ञासा नहीं जगती है। तो पहले आपको जिज्ञासु होना होगा, रुचि लेना होगा, जीवटता आनी होगी, निरंतरता रखना होगा, समयबद्धता होना होगा, दृढ़ संकल्प होना होगा, और अच्छी शुरुआत करनी होगी। कहा जाता है कि वेल बिगन इज हाफ डन, कि आप शुरुआत किए, इतनी अच्छी शुरुआत किए कि लगता है कि आधा काम पूरा हो गया, लेकिन शुरुआत में ही कहीं कहीं गड़बड़ी हो गया कि आप शुरू किए और फिर जो है कोई गड़बड़ी आ गई। वो गड़बड़ी आपके कारण भी हो सकता है, परिस्थिति वश भी हो सकता है। कोई कोई इलाका ऐसा है जहां बाढ़ आ जाता है,
कोई कोई इलाका ऐसा है जहाँ सुखाड़ आ जाता है, कोई कोई इलाका है जहाँ पर कुछ नई चीज आ गई ऐसा। तो इस तरह से सामाजिक भी हो सकता है, व्यक्तिगत भी हो सकता है, मौसम के अनुसार भी हो सकता है, आपके आर्थिक स्थिति। कई लोग ऐसा है कि झुग्गी झोपड़ी है, उसको पढ़ने के लिए पढ़ता है, बारिश का महीना 3 महीना डिस्टर्ब हो गया उसका, ये पूरा घर में पानी चू रहा है, पढ़ नहीं पा रहा है। किसी को टेबल कुर्सी नहीं होता है, किसी को मटेरियल नहीं होता है, किसी को गाइड नहीं होता है, किसी का सर्किल नहीं होता है। तो आप इस चीज को ये करेंगे कि क्या जरूरी है, उसका लिस्ट बनाएंगे। इसीलिए कहा गया था कि पॉजिटिव और नेगेटिव, तो लिस्ट बनाएंगे कि सफलता के लिए क्या क्या जरूरी है। आत्मविश्वास, निरंतर मेहनत, लक्ष्योन्मुख में गोल ओरिएंटेड लेबर हमारा होना चाहिए। तो कहा जाता है कि होप द बेस्ट एंड बी स्ट्रांग एनफ टू फेस द वर्स्ट। ट्राई टू गेट व्हाट यू लाइक और यू विल बी फोर्स्ड टू लाइक व्हाट यू गेट। तो इन 2 सूत्र को आप ध्यान में रखेंगे। हमें लगता है कि कुछ आपको हद तक प्रश्न का उत्तर मिला होगा। बहुत बहुत शुक्रिया जिन्होंने भी पूछा। आदरणीय श्वेता मैम। और किसी का कोई प्रश्न है? पीटीसी बंगरा से प्रश्न था। पीटीसी बंगरा, आपको और क्लैरिफिकेशन चाहिए या नहीं? उनका क्लियर है सर। चलिए, किसी का और कोई सवाल है? तो मुझे लगता है कि अब सवाल नहीं है, वैसे भी कक्षा का समय हो गया है। सो हाँ चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर जी बहुत शुक्रिया।